seismic base isolation also known as base isolation या base isolation system, इसको base isolation भी बोलते हैं और base isolation system भी बोला जाता है, दोनों तरीके से। is one of the most popular means of protecting a structure against earthquake forces। स्ट्रक्चर को जब earthquake forces से बचाने के लिए ये एक पावरफुल टेक्निक है बेस आइसोलेशन। तो अभी हमारा जो टोटल अभी जो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे वो सिर्फ इसी पर है कि बेस आइसोलेशन क्या है, उसको अलग अलग वे में आपको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो देखिए क्या क्या हो सकता है अगर डिफाइन करना हो दूसरे सिस्टम में व्हाट इज बेस आइसोलेशन। तो बेस आइसोलेशन इज ए स्टेट ऑफ आर्ट या मेथड इन विच द स्ट्रक्चर, किसी भी चीज में सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर दो चीज होता है। तो बेस आइसोलेशन इज ए स्टेट ऑफ द आर्ट और मेथड इन विच द सुपर स्ट्रक्चर इज सेपरेटेड फ्रॉम द फाउंडेशन यानी कि सब स्ट्रक्चर। तो सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर के बीच जो है एक सेपरेशन करने की टेक्निक है बाय इंट्रोड्यूसिंग ए सस्पेंशन सिस्टम बिटवीन द बेस एंड द मेन स्ट्रक्चर। तो एक सस्पेंशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिटवीन द बेस एंड द मेन स्ट्रक्चर, ठीक है ना, बेस और मेन स्ट्रक्चर के बीच में। देन आफ्टर व्हाट इज आइडियल फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। आइडियल फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर क्या है? Whereas in an ideal flexible structure there is no acceleration induced in the structure, the relative displacement of the structure will be equal to the ground displacement. No structure is perfectly rigid or flexible. Okay, तो आइडियल फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर जो है हम लोग इसको थोड़ा सा समझेंगे कि ये कोई भी स्ट्रक्चर जो है परफेक्टली जैसे रिजिड नहीं हो सकता है और ना ही 100% फ्लेक्सिबल हो सकता है। ये पॉसिबल नहीं बना ऐसा बनाया जा सके कि 100% रिजिड बना दे। उसमें कुछ ना कुछ जो है हम डिजाइन तो करते हैं रिजिड स्ट्रक्चर, जो फ्रेम स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं या फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, बट 100% की जो बात है वो नहीं जमती। अगर 100% फ्लेक्सिबल बना दे तो साला वो गिरेगा ही नहीं, तो वो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो बात ये है कि हम किस तरह से 100% उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कितने परसेंट तक हम जा रहे हैं, 60%, 70%, 80%, कितनी परसेंट हम उसकी रिजिडिटी को जो है इम्प्रूव कर पा रहे हैं, दैट्स इम्पोर्टेंट। तो ये एक अलग तरीका है डिफाइन करने का कि बेस आइसोलेशन को एक और तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे इट इज अ सिस्टम दैट मे बी डिफाइंड एज ए flexible or sliding interface position between structure and its foundations for the purpose of decoupling the horizontal motion of the ground from the horizontal motion of the structure, thereby reducing earthquake damage to the structure and its content। ये definition थोड़ी सी अलग वे में है, बट सिंपल वे में अगर आप समझना चाहेंगे तो ये वाला सबसे बेस्ट है कि सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर के बीच में जो है एक सस्पेंशन को इंट्रोड्यूस करके हम जो है कैसे उसको बेस को और मेन स्ट्रक्चर को हम जो है अलग अलग कर रहे हैं। दैट्स प्रोसेस इज कॉल्ड बेस आइसोलेशन सिस्टम, ठीक है ना। चलिए अब इंट्रोडक्शन पार्ट पे आते हैं। द कंसेप्ट ऑफ सेपरेटिंग द स्ट्रक्चर फ्रॉम द ग्राउंड टू अवॉइड अर्थक्वेक डैमेज इज क्वाइट सिंपल टू earthquake damage is quite simple to grasp. After all, in an earthquake the ground moves and it is the ground movement which causes most of the damage to structure, and airplane flying over an earthquake is not affected। तो ये जैसे कि ये सिंपल चीज आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई प्लेन उड़ रहा है तो प्लेन के उड़ने पे जो है उसके ऊपर अर्थक्वेक का कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो ग्राउंड के कांटेक्ट में है ही नहीं। तो इसमें जो है बेस आइसोलेशन जो टेक्निक बनाई गई है वो इसी के थिंकिंग को लेकर के कंसीडर की गई है कि हम जो है स्ट्रक्चर को हम ग्राउंड के कांटेक्ट से अलग कर देंगे अगर किसी भी तरीके से, तो वो क्या होगा, उसका जो इफेक्ट है या तो कांटेक्ट को हम हटा दें या तो कांटेक्ट को हम जो है कुछ कम कर दें।
जैसे आप देखे होंगे कि जो अभी चाइना में या दूसरी कंट्रीज में जो हाई स्पीड ट्रेनें चलती हैं, ठीक है, उसमें भी कुछ इसी प्रकार का कंसेप्ट यूज करते हैं कि ग्राउंड से कांटेक्ट हटा देते हैं तो गाड़ी की स्पीड जो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, ठीक है। वो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो ट्रेन मूव करती है तो उसमें भी वही होता है ओवरऑल कंसेप्ट। So the principle is simple: separate the structure from the ground. The ground will move, but the building will not move. Okay, so concept हमारा, the fundamental principle of base isolation is to modify the response of the building so that the ground can move below the building without transmitting its motion into the building. ठीक है, तो ये तो चलिए अभी बेसिक कंसेप्ट हम अलग अलग वे में समझेंगे। अब देखिए कैसे कैसे कर सकते हैं। एक तो जैसे डैम्पर लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है, डैम्पर लगाने से वो ग्राफ में कितना विथ डैम्पर और विदाउट डैम्पर जो है, ये ग्राफ प्लॉट हुआ, मैं दिखाता हूँ आपको। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन विथ डैम्पर एंड विदाउट डैम्पर। देखिए डैम्पर लगाने के बाद ये लाइन देखिए किस तरह से, ये देखिए बहुत ऊपर तक नहीं जा रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ है ये, ठीक है। और यहाँ पर ग्राफ देखिए ये लाइन कितना ऊपर तक गई है, ये वाइब्रेशन का ग्राफ है ओवरऑल, और ये यही बताने की कोशिश कर रहा है कि डैम्पर लगाने से जो है वो जो फ्रीक्वेंसी है कितना किस हद तक जो है अफेक्ट हो गई, ठीक है। Wind and earthquake are the most predominant load that demand lateral design of a structure. Against earthquake load is not controllable, control या controllable जो भी आप बोल सकते हैं, it is not practical to design a structure for an indefinite seismic damage. Only practical approach that is to accept the demand and make sure that the capacity is more than the demand. Okay, so the internal forces caused due to earthquake is directly proportional to the mass of structure and the ground acceleration, increasing. तो मिटा दे रहा है, okay. The internal force caused due to earthquake is directly proportional to the mass of the structure and the ground acceleration. Increasing the stability of the building or increasing the elastic strength of the structure is the most conventional method of handling seismic damage. Engineer has to increase the capacity exceed the demand. तो अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर मैं अब आ रहा हूँ आपको धीरे धीरे। अभी तो बेसिक्स हम डिस्कस कर रहे थे। एक टर्म में आया है इंक्रीजिंग डक्टिलिटी ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, और इंक्रीजिंग द इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर। डक्टिलिटी को कैसे हम इंप्रूव करें और इलास्टिक स्ट्रेंथ को कैसे इंप्रूव करें। ओके, तो यहाँ तक हम लोग पर्पस ऑफ बेस आइसोलेशन तक डिस्कस कर लिए थे कि क्या पर्पस है। कह रहा है द इंटरनल फोर्स कॉज्ड ड्यू टू द अर्थक्वेक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द ग्राउंड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जो हम लोग मास मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसका पर्पस भी यही होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। जो मास है और उसको जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, उसके बीच जो है एक डायरेक्ट एक रिलेशन जो स्टेबलाइज होता है वो इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। इंक्रीजिंग डक्टिलिटी ऑफ द बिल्डिंग और इंक्रीजिंग द इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर इज द मोस्ट कन्वेंशनल मेथड ऑफ हैंडलिंग सीस्मिक डिमांड। तो डक्टिलिटी को हम कैसे बढ़ा सकें और इलास्टिक स्ट्रेंथ को हम कैसे इंप्रूव कर सकें, तो पूरा का पूरा जो हमारा यूनिट 5 है वो इसी पर बेस्ड है
डक्टिलिटी पर, इलास्टिक स्ट्रेंथ पर, और हम इसी पे से रिलेटेड यूनिट 5 में कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे कि कैसे कैसे जो हम इसको बढ़ाएंगे, क्या क्या टेक्निक यूज कर सकते हैं कि हम इसको इम्प्रूव करें, ठीक है ना। तो ये छोटा सा देखिए आप लोग को समझाने के लिए दिखाया गया है कि ये बॉक्स है जिसमें ऊपर से बैलून लगा दिए हैं, तो ये एंजॉय कर रहा है, और दोनों जो ग्राउंड के कांटेक्ट में हैं वो चीज़ें क्या है, वाइब्रेशंस का एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये ऊपर स्मूथ जा रहा है। तो फिगर बस यहाँ पर हमने एक वीडियो डाला था क्योंकि ये वीडियो प्ले नहीं हो पाएगा है। अच्छा, यहाँ पर देखिए कि ये दो तरह के स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, रिस्पॉन्स ऑफ बेस आइसोलेटेड स्ट्रक्चर है और नॉन आइसोलेटेड स्ट्रक्चर है। दोनों के बीच जो डिफरेंस दिखाया गया है कि बेस आइसोलेट, अगर बेस आइसोलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर में देखिए हमारा जो ये मूवमेंट है 0.049, 0.061, 0.067, 0.068 सेंटीमीटर में ये मूवमेंट हो रहा है, लेकिन 0.0 में हो रहा है, और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस नाउ। ये एक बेसिक डिफरेंस है आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड स्ट्रक्चर के बीच, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ बेस आइसोलेशन सिस्टम में इलास्टोमेरिक रबर बेरिंग सिस्टम है। These bearings are capable to supporting high vertical load with very small deformation. इलास्टो रबर बेरिंग अगर हमको जैसे सपोज करिए नंबर ऑफ स्टोरी बिल्डिंग की ज़्यादा है तो वहाँ पे हम इलास्टोमेरिक रबर बेरिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। These bearings are flexible under lateral load. They are usually soft in horizontal direction and hard in vertical direction. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो सॉफ्ट होगी, बट जो है वर्टिकल डायरेक्शन में जो है वो हार्ड होगी, क्योंकि जो लोड आएगा वो वर्टिकली लोड आएगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में काफ़ी हार्ड होगी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सॉफ्ट होगी। थोड़ा सा भी अर्थक्वेक आया तो बहुत ही स्मूथली वो अपनी जगह से जो है मूव करेगी इस तरफ से, ये बात है। अब हम फिगर से देखते हैं इलास्टोमेरिक रबर बेरिंग सिस्टम कैसा दिखता है। ये देखिए फिगर से आपको दिखा दिया है कि इलास्टोमेरिक रबर बेरिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना। वर्टिकली जब बहुत ज़्यादा लोड आएगा तभी ये प्रेस होगा, थोड़ा सा प्रेस होता है, ठीक है, और अदरवाइज इतना वो नहीं है। और इसके मदद से देखिए यहाँ पे साइड में स्टील बार डैम्पर्स लगे हुए हैं, ये डैम्पर इसको हेल्प करते हैं अच्छे सपोर्टिंग दिस रबर बेरिंग सिस्टम्स। उसके बाद स्प्रिंग सिस्टम है। स्प्रिंग सिस्टम में ये वर्टिकली देखिए बहुत हार्ड स्प्रिंग सिस्टम यूज किया जाता है, जहाँ जहाँ पे फाउंडेशन आएगा वहाँ पे लगा देते हैं, बट इट्स कॉस्ट improve the cost of the building. Spring systems है। देन आफ्टर यहाँ पर भी देखिए स्प्रिंग सिस्टम यहाँ भी लगा हुआ है। There are some priority device based on the steel springs, but they are not widely used, and their most likely application is for the machinery isolation. The main drawback with spring is that most are flexible in both the vertical and the lateral directions. The vertical flexibility will allow a pitching mode of response to occur. Spring alone have little damping and will move excessively under surface load. उसके बाद देखिए ये है रोलर एंड बॉल बेरिंग। तो रोलर एंड बॉल बेरिंग की बात करें, देखिए इसमें जो है एक रोलर लगा रहता है, सेपरेट किया हुआ है, जो सुपर स्ट्रक्चर और फाउंडेशंस को जो है सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया है। तो रोलर एंड बॉल बेरिंग में बात करें तो फॉर आइसोलेशन एप्लीकेशन मशीनरी आइसोलेशन रोलर एंड बॉल बेरिंग आर यूज्ड। It includes cylindrical roller and ball. Cylindrical roller क्या है, देखिए यहाँ पे फिगर में आपको क्लियर दिखाई देगा। ये देखिए नीचे लगा हुआ है ये पार्ट में, सिलिंड्रिकल रोलर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और ये इसी से जो है ये मूव करता है। एक प्लेट, दो प्लेट और तीन प्लेट लगी हुई है, ये 1, ये 2 और ये 3। चलिए, it is sufficient to resist service movement and damping depend on the material used. उसके बाद आता है स्लाइडिंग बेरिंग।
स्लाइडिंग बेयरिंग देखिए कॉलम बेस है ऊपर की तरफ, और बिल्डिंग फाउंडेशन देखिए नीचे की तरफ दिखाया गया होगा। और ये पूरा जो स्पेरिकल स्लाइडिंग बेयरिंग होता है ये स्लाइड कर जाती है ये दोनों प्लेट्स के बीच में। द बिल्डिंग इज सपोर्टेड बाय बेयरिंग पैड्स that have a curved surface and low friction. During an earthquake, the building is free to slide on the bearing. Since the bearing have a curved surface, the building slides both horizontally and vertically. The force need a moment move the building upward, limit the horizontal or lateral force which would otherwise cause building deformations. Also, by adjusting the radius of the bearing curved surface, this property can be used to design bearing that also lengthen the building period of vibrations. Then after sliding bearing with a predefined coefficient of friction can provide isolation by limiting acceleration and force that are transferred. Sliders are capable of providing resistance under service conditions, flexible and force displacement by sliding movements. Shaped or spherical sliders are preferably over flat sliding system because of their restoring effect. Flat sliders provide no restoring force and there are possibility of displacement with aftershocks. ये कंप्लीट है, आपको हमने बेस आइसोलेशन सिस्टम पर जो प्रोवाइड किया है, और अभी इसमें आगे चल करके कुछ और भी आपको हम डाटा देंगे। बहुत सारे यूनिट 5 में जो अवेलेबल है आपको दिखा देते हैं। बैंड क्या है, पहली चीज। मशीन फाउंडेशंस क्या है, डैमेज ऑफ आरसीसी बिल्डिंग, इन प्लेन एंड आउट ऑफ प्लेन क्या है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस क्या है, गुड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस क्या है, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आगे।